स्टूडेंट्स, अभी तक आपके इस अधिकोषण तत्व में आप बैंक के बारे में पढ़ रहे थे। बैंक की उत्पत्ति एवं विकास, अर्थ, कार्य, प्रकार, आप लगभग सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब इसके महत्व पे आते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में जो मेन पॉइंट्स हैं, जो इजी भी हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, उनको मैं बताता चल रहा हूँ। क्योंकि इस लॉकडाउन में आप घर पे बैठे हुए हैं, आपके पास कॉलेज आने के लिए परमिशन नहीं है, गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है सब कुछ। तो घर पे बैठ के आप इसके मेन पॉइंट्स जो हैं उनको समझ लेंगे अगर, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। आगे जब से स्कूल खुलेंगे तब से आपके लिए बहुत इजी रहेगा। आप आराम से हर चीज़ को हैंडल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस नोट्स रेडी करते रहना है साथ में ही। इसमें मेन इसका है ये हेडिंग, आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक इन मॉडर्न इकोनॉमी। जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है आपकी, वर्तमान का जो समय चल रहा है, उसमें बैंकों का क्या महत्व है, ये सबसे ज़रूरी है। क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। ये क्वेश्चन कई बार पीछे बोर्ड्स के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, जिसमें बहुत सारी हेडिंग्स हैं। धीरे धीरे देखते चलते हैं। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। विक्सेल के अनुसार बैंक आधुनिक चलन व्यवस्था का हृदय और केंद्र बिंदु है। हृदय आप जानते हैं, हार्ट। बैंक आधुनिक चलन व्यवस्था, जो ये आधुनिक चलन व्यवस्था चल रही है वर्तमान में, जो चलन व्यवस्था है आर्थिक, उसका हृदय क्या है? बैंक। हृदय और केंद्र बिंदु है, इसी के आसपास सारी व्यवस्थाएं घूमती रहती हैं। केंद्र बिंदु है, इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं। बचत करने की आदत को प्रोत्साहन, बैंक्स बचत करने की आदत को प्रोत्साहन कर देते हैं क्योंकि उन्होंने बचत खाता खोल रखा है। आप उसमें आपकी जो एक्स्ट्रा मनी होती है, जो आप खर्च ना करना चाहें, कुछ बचाना चाहें, उसको आप उसमें सेव कर सकते हैं। जो डेली के रूटीन में आपके हाथ में अगर पैसा रहेगा तो उसका बचना मुश्किल है। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के उसको बैंक में आप डिपॉजिट करते रहते हैं तो वो सेफ रहता है, सेव रहता है। और दूसरा पॉइंट इसका, पूंजी निर्माण में सहायक। बैंक जनता की छोटी बड़ी बचतों को जमा करके देश के लिए पूंजी निर्माण में सहायक सिद्ध हुए हैं। हमने पूरे समाज ने थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट किया, सबका थोड़ा थोड़ा सा पैसा बैंक में जमा है। किसी का 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 ऐसे ऐसे करके, तो एक बहुत बड़ी पूंजी बनती है जाके। पूरे देश में एक बहुत बड़ी पूंजी का निर्माण होता है जाके, जिससे कृषि, उद्योग, व्यापार का विकास और पर्याप्त विस्तार होता रहता है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। कृषि विकास में योगदान, आप जानते हैं किस तरह से बैंकों से लोन दिया जाता है कृषि विकास के लिए। ग्रीन कार्ड वगैरह बनते हैं अपने एरियाज़ में, और किस तरह से कोई पंपिंग सेट ले रहा है, ट्रैक्टर ले रहा है, तो उस पर बैंक्स लोन करते हैं, जिससे आर्थिक सहायता मिलती है। वो भी आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों का सबसे बड़ा महत्व ये भी है। और आगे है पूंजी और कौशल का एकीकरण। बैंक ऐसे व्यक्तियों का धन जमा करते हैं जिनके पास व्यापारिक कौशल अथवा साहस की कमी है, और इस धन को उन व्यक्तियों को ऋण के रूप में देते हैं जिनके पास पूंजी की कमी है। जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा हुआ, बच रहा है पैसा, वो उठा के वो जमा करते हैं अपने पास, और जिनको आवश्यकता है पैसे की, उनको वो ऋण के रूप में देते हैं। इससे देश के उत्पादन में वृद्धि होती है। वित्तीय साधनों की पूर्ति में संतुलन। आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंक जो है वित्तीय संसाधनों की पूर्ति में संतुलन में भी सहायक रहते हैं। आगे पॉइंट देखेंगे हम। राजकीय अर्थ में सहायक, बैंक देश के सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध करता है या सरकार के आय व्यय को देश हित में नियंत्रित करता है। नैतिक वातावरण का निर्माण, ये जनता में ईमानदारी, विश्वसनीयता एवं ठीक समय पर काम करने की भावना को जागृत करते हैं। आगे मुद्रा प्रणाली को लोचदार बनाना, शाक पत्रों का प्रयोग करना, आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना, ग्राहकों का समय और शक्ति बचाना, धन का हस्तांतरण, मूल्यवान संपत्ति की सुरक्षा, ग्राहकों की साख बढ़ाना, ग्राहकों की ओर से भुगतान, चेक के उपयोग में वृद्धि। जितना भी बहुत कुछ है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था में जो आपकी अर्थव्यवस्था है उसमें बैंक क्या महत्व रखते हैं, उससे रिलेटेड आप भी अपनी तरफ से पॉइंट्स बना सकते हैं। आप अपना दिमाग लगाइए अपने शब्दों में। हमारी कोशिश तो यही तक रहेगी कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको एक बार आप अपने शब्दों में लिख के ज़रूर देखें। आपको क्लियर होता रहेगा आपने कितना समझा है, बैंक को कितना समझा, बैंक का क्या कार्य है उसको कितना समझा, उसके कितने प्रकार हैं, क्या महत्व है। हर चीज़ को आप जब एक डायरी पे या कॉपी पे नोट करते रहोगे, नोट्स बनाते चलोगे, तो आपको कोई समस्या कहीं आएगी ही नहीं। और आगे चलते हैं बेटा। इस तरह से विकासशील देशों में व्यापारिक बैंकों की भूमिका क्या है? रोल ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। विकासशील और विकसित
दो तरह के देश होते हैं, वो देश जो पूरी तरह से विकसित हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, और विकासशील जो अभी विकसित होने की पथ पर चल रहे हैं, जो अभी विकसित हुए नहीं हैं, जैसे अपना पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, जो भी है, ये सारे देश विकासशील ही हैं। इसमें विकासशील देशों में व्यापारिक बैंकों की क्या भूमिका रहती है? बहुत बड़ी भूमिका है कि इसमें व्यापारिक बैंकें पूरी तरह से लघु एवं कुटीर उद्योगों को सहयोग करते हैं और नए नए योजनाओं को लाते हैं, जिससे कार्य करने की प्रणाली, कार्य करने की क्षमता लोगों में बढ़े, जिससे वो देश को ही सहयोग करें और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते रहें। अगला पॉइंट है बेटा व्यापारिक बैंकों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। इसमें सारे संगठन के बारे में दिया हुआ है, इकाई बैंक वगैरह। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप देखना चाहें तो अपनी बुक से देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम। शाखा बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग। इस प्रणाली के अंतर्गत बैंक के प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त उनकी अनेक शाखाएं होती हैं जो सारे देश में फैली होती हैं। इस प्रणाली का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप इंग्लैंड में मिलता है, जहां महान 5 बैंकों मिडलैंड, लाइड्स, बर्कलेस, वेस्टमिंस्टर तथा नेशनल प्रोविशियंस की शाखाएं सारे देश में फैली हैं, जिनका देश के लगभग 75% बैंकिंग साधनों पर पूर्ण अधिकार है। शाखा प्रणाली, ब्रांच बैंकिंग, आप जानते हैं आपके यहाँ निगासन में, एरिया में आपके जो ब्रांचेस हैं, जैसे बोलते हैं आपके यहाँ कौन कौन सी बैंक की ब्रांच है, आप लोग जनरल भाषा में यूज़ करते रहते हैं। तो इनका एक हेड ऑफिस है इन बैंक्स का, जो अलग अलग जगह पे है, और पूरे देश में जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनकी शाखाएं पूरे देश में फैली हुई हैं। और इसमें जो ये ब्रांच बैंकिंग है, इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण दिया है इंग्लैंड ने, जिनकी 5 बैंकें हैं और उनकी शाखाएं पूरे देश में फैली हुई हैं। बैंकिंग प्रणाली के गुण क्या हैं? बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं श्रम विभाजन के लाभ। इस प्रणाली के अंतर्गत बैंकों का आधार बहुत बड़ा है, परिणामतः उनके आर्थिक साधन भी विशाल होते हैं, जैसे साधनों की मध्यस्थतापूर्ण प्रयोग, श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण संभव हो जाता है। प्रचुर साधन होने के कारण ऐसे बैंक विशेषज्ञों की सेवाएं भी प्राप्त कर लेते हैं। जब बड़े पैमाने पर कोई काम किया जाएगा, जब बहुत ज़्यादा शाखाएं बनाई जाएंगी, तो उससे बैंक का बिजनेस बढ़ता चला जाता है, उसका व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका पूंजी अधिक आती है और अधिक क्षेत्र में उसका, जिससे वो प्रभुत्व जमता है। नगद कोषों की बचत, सेविंग ऑफ कैश रिजर्व्स। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय को अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए विशाल नगद कोष नहीं रखने पड़ते, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर अन्य शाखाओं से कोष प्राप्त करना कठिन नहीं होता। किसी भी ब्रांच में अगर एकदम से पैसे की ज़रूरत हो गई तो दूसरी ब्रांच से मंगा सकते हैं। एक विशेष कोष अपने पास बना के नहीं रखना है। नगद कोषों की बचत होती है। जोखिम का भौगोलिक वितरण, बैंक की शाखाएं जब देश भर में फैली होंगी तो एरिया दे दिए जाते हैं कि आपका ये एरिया हो गया, आपका ये एरिया हो गया। जितना जितना एरिया सबको डिवाइड किया गया, वो उतने एरिया में जोखिम के प्रति उत्तरदायी होते हैं। धन के हस्तांतरण की सुविधा, आराम से पैसा इधर से उधर हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैंकिंग सेवा का प्रसार, जो देश हित में है, पूरे देश में बैंकिंग सेवा बहुत अच्छी तरह से प्रसारित फैल जाती है। और इसकी प्रशिक्षण सुविधाएं, ट्रेनिंग फैसिलिटी आसान हो जाता है। ब्याज दरों में समानता, धन का हस्तांतरण अत्यंत सरल एवं तीव्रता से होता है और धन का ब्याज दरों में सब में समानता रहती है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। शाखा जो बैंकिंग प्रणाली के गुण हैं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ये कभी कभी पूछा गया है। शाखा बैंकिंग प्रणाली के दोष भी हैं, कुछ डिमेरिट्स ऑफ ब्रांच बैंकिंग सिस्टम। प्रबंध, निरीक्षण एवं नियंत्रण में कठिनाई। जब बहुत विस्तृत क्षेत्र होगा तो उसका प्रबंध और निरीक्षण और नियंत्रण में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, क्योंकि उसमें कुशल भी हैं, अकुशल भी हैं, सभी लोग चलेंगे, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा बड़े समूह की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को इस कार्य पे लगाना होता है। इसलिए प्रबंध, निरीक्षण एवं नियंत्रण में कठिनाई हो सकती है। एकाधिकार को प्रोत्साहन। इस प्रणाली के अंतर्गत पूंजी केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है, जिससे आर्थिक एकाधिकार को प्रोत्साहन मिलता है। किसी एक बैंक का पूरा होल्ड हो गया किसी एक मनी पे, तो वो एकाधिकार की स्थिति कभी कभी आ सकती है। व्ययपूर्ण प्रणाली, जब बहुत अधिक लोग होंगे तो उस हिसाब से व्यय तो होना ही है। छोटे ग्राहकों की उपेक्षा। इस व्यवस्था में बड़े बड़े व्यापारियों आदि को ऋण देने में प्राथमिकता देते हैं।
जिससे कभी कभी छोटे ग्राहकों को समस्या हो जाती है। इस तरह से आगे हम बढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो ये है आपको हम बता दें, ये शाखा बैंकिंग प्रणाली एवं इकाई बैंकिंग प्रणाली में अंतर, इनको आप अच्छे से देखेंगे। इस प्रणाली के अंतर्गत एक ही बैंक की अनेक शाखाएं होती हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत केवल एक शाखा पर एक बैंक का कारोबार होता है। दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। आप आराम से इसको आप वीडियो में यहाँ पे पॉज करके आप अच्छे से पढ़ेंगे। अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं, शाखाएँ, साधन, कोषों की गतिशीलता, एकाधिकार, जोखिम का वितरण, संतुलित विकास प्रबंध, ग्राहक संतुष्टि, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, ब्याज दर, सहकारी नियंत्रण, निर्णय। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा गया है। इसको आप अच्छे से ज़रूर देखेंगे। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, शाखा बैंकिंग प्रणाली और इकाई बैंकिंग प्रणाली। और इसमें आप आगे देखेंगे अभ्यास प्रश्न आ गए हैं, जिसमें आप देखेंगे आप पीछे सब में ईयर लिखे हुए हैं, कौन कौन से ईयर में कौन पूछे गए हैं। एक बार आप इनको देख लेंगे। इनके हिसाब से आप अगर चाहें तो 2-4 नोट्स भी अच्छे से इसमें से बना सकते हैं। 2-4 हम क्वेश्चन की टिक लगाए दे रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप उसको कर दें। पहले तो बैंक की परिभाषा दीजिए और उसको कार्यों की व्याख्या करनी होगी आपको। बैंक की परिभाषा, बैंकों के प्रकार, ये भी कर लीजिएगा। इसमें खाली बैंकों के प्रकार आप लिख दीजिएगा, परिभाषा तो आपको यहाँ से मिल ही जाएगी। बैंक की परिभाषा इसको, और ये 2004 बैंक को परिभाषित किसे महत्व बताइए, बैंक विस्तार, बैंक, और ये गुण दोष शाखा बैंकिंग के पूछे गए हैं यहाँ पे। ये विस्तृत में लिखना है, अगर आप चाहें तो इसको एक नोट्स बना सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए और आगे आपके काम ही आना है। उसके बाद ये जितने भी लघु उत्तरीय हैं इनके आप अपनी कॉपी में छोटे छोटे से आंसर लिख सकते हैं। लिख लें तो आपके लिए बेहतर ही रहेगा। इस तरह से आपका ये पाठ पूरा हुआ लगभग। निश्चित उत्तरीय वगैरह यहाँ से आप देख लीजिएगा, और जो भी आपको समझने में कोई समस्या, सारा कुछ इस बुक में दिया हुआ है। और आप आगे चलेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम लोग आगे अगली वीडियो में शुरू करेंगे, बैंकों की कार्य प्रणाली तथा निधि स्रोत। तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू।